हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से तो आप इसी नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो चुकी है। ऐप का ये हमारा लोगो है और ये ऐप का नाम है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं की है तो ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप वहाँ से भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ना तो जो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर बताए हैं आप उसी कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली जो लिंक है ऐप का वो भी शेयर कर दूंगा। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स को परचेज कर लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने मुझ पर विश्वास किया। इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है वो सारी चीज़ें मैं आपको 100% प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। 2 से 3 वीडियो आपको डेली ऐप पे मिलेंगी, आप आराम से देखिए। और यूट्यूब पे भी आप वीडियो को देखिए। यूट्यूब पे मैं डेली एक वीडियो डालूंगा, ऐप में आपको 2 से 3 वीडियो मिलेंगे। क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें सिलेबस को ख़त्म करके जिन सब्जेक्ट का मैंने आपसे प्रॉमिस नहीं किया है ना, मैं उन सब्जेक्ट को भी पूरा कराने की कोशिश करूंगा। इसी फीस के अंदर कोई अलग से कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं बाकी की। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज आया या कॉल भी आई कि सर जो फीस है ना वो बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको पीडीएफ का मतलब नहीं समझ में आ रहा था कि सर जो पीडीएफ प्रिंट फॉर्म की बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। क्योंकि काफ़ी का मैसेज आ रहा है कि सर हमें पीडीएफ मिलेगी, सर हमें नोट्स मिलेंगे। तो मैं आपसे ये सारी की चीज़ें हैं वो सब डिस्कस करने वाला हूँ। 5 से 7 मिनट आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है संसाधन जो मैं अपलोड करने वाला हूँ आप उसको आराम से देखिए। ठीक है, यूट्यूब पे जो हमारी क्लास होती है ना, नेक्स्ट क्लास हिस्ट्री की क्लास नंबर 30, वो आप आराम से देखिएगा। 5 से 7 मिनट आप मेरी बात को सुनिए। देखिए, मैंने आपको बताया जो भी कोर्स को परचेज करेंगे ना, जो न्यू है वो प्लीज़ कोर्स को परचेज करने से पहले इन दोनों वीडियो को आप देख लेना एक बार। इन दोनों वीडियो को जब आप देख लेंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि जो मैं आपको मैटर पढ़ाऊंगा ना उनसे बाहर आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। और जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तभी आप अपने 700 रुपये पे करना। क्योंकि देखिए सर, सबकी मेहनत की कमाई होती है। ठीक है ना, तो आपको अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत कीजिए। तो आप वीडियो को परचेज यानी कोर्स को परचेज करने से पहले इन दोनों वीडियो को आप देख लेना। तो अब बात करते हैं आगे। देखिए, मैंने आपको वीडियो में बताया कि मैं आपको इंग्लिश का ये सब मैटर प्रोवाइड करवाऊंगा। आपकी 1000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर स्पेलिंग्स हैं ये, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्स 1500 प्लस आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये। आपकी ईडियम फ्रेजेस हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, अदर टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मॉक टेस्ट, और मैंने हर किसी के नीचे लिखा है कि मैं पीडीएफ फॉर्म का प्रिंट निकलवा सकते हैं आप इस फॉर्म में, यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। ये चीज़ मैंने बोली है। एक होती है आपकी पीपीटी, जो मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो आपके साथ शेयर कर रहा था ना, वो पीपीटी थी कि आपका सिर्फ और सिर्फ इतना ही पोर्शन निकलेगा और ये पूरा एक पेज पे निकलेगा। तो इतना आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आप इस तरीके से निकलवाओगे ना तो एक क्लास के 20 से 25 पेज हो जाएंगे। तो आपको ऐसे नहीं निकलवाना है। पीडीएफ का मतलब ये होता है कि मैं आपको A4 साइज में एक प्रॉपर तरीके से जो पीडीएफ होती है ना A4 साइज में वो प्रोवाइड करवाऊंगा। यानी कि ये पूरी एक क्लास जो 20 पेज की है आपको 3 पेज में मिल जाएगी, ताकि आप आराम से ज़्यादा रुपए खर्च ना करते हुए उनका प्रिंट निकलवा सकें और आराम से इस कंप्लीट मैटर को आप जल्दी से जल्दी पढ़ भी सकें। और मैंने बताया था सोशल साइंस में ये सब चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया ना तो सुबह वाली क्लास को देख लेना, मैं ये सभी चीज़ें आराम से सबके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, मैंने साइंस में बताया था कि साइंस में मैं ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आपकी ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड से भी ओल्ड एनसीईआरटी, कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर ज़रूरत है तो वो भी। और मैंने मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस है, सभी आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो मैंने इतना बेस्ट से बेस्ट मैटर आपको देने की कोशिश की है और ये भी आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने बाकी चीज़ें भी बताई थी। और मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है ना तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर देना।
या मैसेज, या फिर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मुझसे ही बात होगी, मैं ही आपसे डायरेक्ट बात करूंगा। तो जो भी आपका इश्यू होगा आप मुझे बताइए, ठीक है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक को। तो अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो फीस के बारे में टॉपिक था ना उसको। आप मुझे एक बात बताइए, आपको एक बात पता है, किसी टीचर के लिए जो कंटेंट है ना, किसी टीचर के लिए उसका जो कंटेंट है, उसके जो नोट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं ना। आपने अब तक जिस भी ऑनलाइन कोर्स को परचेज किया है, आप अब तक पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने कोर्स परचेज भी किया होगा। आपने कहीं से भी ऑनलाइन कोर्स को परचेज किया है, किसी भी ऐप ने, किसी भी टीचर ने आपको प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स दिए हैं कि ये मेरे प्रिंटेड फॉर्म के नोट्स हैं, आप आराम से इनको डाउनलोड करो और अपने घर पे निकाल के और आप आराम से पढ़ना। मुझे अच्छे से पता है किसी ने भी प्रोवाइड नहीं किए होंगे, क्योंकि जो भी ऑनलाइन टीचर हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो कभी भी अपने नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में नहीं देंगे, क्योंकि एक टीचर के लिए उसका जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने पता है कैसे पढ़ा होगा, आपने ऐप के अंदर ही उन पीडीएफ को डाउनलोड किया होगा और अंदर देखते हुए ही आपने अपने हैंड रिटन खुद से नोट्स बनाए होंगे। ऐसा ही किया होगा ना आपको, मैं सच बता रहा हूँ ना आपको। और अब क्या है, आपका देखिए एग्जाम कब हो सकता है, नवंबर के अंदर। आज आपका 2 अक्टूबर हो गया, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, आपके पास समय है 1 महीने का या फिर 1.5 महीने का, आप ये मान के चलिए। और अगर आप 1-1 घंटे की वीडियो देखते हैं ना, तो देखना तो इजी है, 1 घंटे की 2 घंटे की आप वीडियो तो देख लेंगे, लेकिन इन वीडियो के नोट्स बनाना, यानी कि खुद से नोट्स बनाना, तो 1 घंटे की वीडियो को अगर आप नोट्स बनाते हैं ना तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इतना समय आप एक वीडियो को देते हैं ना तो 1 महीने के अंदर आप अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। और कवर तो चलो कर लोगे, आप मान लो आप जिद्दी हैं, आप जुनूनी हैं, आप कर भी लेंगे, क्या उनको आप याद कर पाएंगे अच्छे से? तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने अपने कंटेंट के साथ ये रिस्क लिया है कि मैं आपको सब चीज़ें प्रिंटेड फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि आप उनको आराम से ऐप के बाहर निकाल सकें और आराम से उनको पढ़ सकें। वरना मुझे क्या ज़रूरत थी, आप ये बताइए, मुझे ज़रूरत क्या थी? मैं भी तो बाकियों की तरह सिर्फ और सिर्फ अंदर ही पढ़ा सकता था ना। और मुझे पता है कंटेंट है वो 1 नंबर का बेस्ट है, आप लोग ही बताते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर जो कंटेंट है वो 1 नंबर का बेस्ट कंटेंट है, और विद प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुझे ये भी पता है अगर मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं दूंगा ना तब भी आप कोर्स को परचेज कर लेंगे, क्योंकि सर ऐसा बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा विद प्रूफ। तो फिर भी मैंने क्या किया, और सिर्फ आपके लिए 700 रुपये फीस रखी, और आपको ये फीस भी ज़्यादा लग रही है, जबकि एक्चुअल में आज के समय में इससे ज़्यादा तो रिचार्ज होता है। और जो ये नोट्स है ना जो आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको, 5 से 7 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम जो कोर्स की वीडियो है वो आप देखना आराम से, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि 700 रुपये, 700 रुपये से ज़्यादा तो आपका आज के समय में मोबाइल का रिचार्ज हो जाता है, ठीक है ना। और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो नोट्स है ना, जैसे एनसीईआरटी के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ 6 से 10th क्लास तक का। अरे ऐसा थोड़ी ना है सिर्फ चंडीगढ़ पीआरटी में काम आएगा। अगर आपका सिलेक्शन चंडीगढ़ पीआरटी में हो गया, उसके बाद आगे भी तो आप तैयारी करेंगे। अगर आपका नहीं होता है तो सीधा और सिंपल सा है, 2024 के अंदर इलेक्शन है, कितनी वैकेंसी आएंगी, दोबारा आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, या दोबारा आप फिर से नोट्स बनाने बैठेंगे? मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक बार जो मैंने नोट्स बनवा दिए ना उनको दोबारा आपको कभी भी कहीं से भी उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं कुछ भी स्किप नहीं करता हूँ। तो इसलिए ये 700 रुपये आपको ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। और जिन्होंने कोर्स को परचेज किया है ना वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि सर ज़्यादा नहीं है, आपने तो बहुत कम रखा है, ठीक है ना। क्योंकि हर इंसान हर जगह से पढ़ चुका है, आपको अच्छे से पता है इस कोर्स की वैल्यू क्या है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और जो मैं बोल देता हूँ उससे फिर मैं पीछे हटता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए मैंने इसकी वैल्यू भी इतनी रखी, और इससे कम मैं कर भी नहीं सकता था। सर मैंने आप लोगों के कहने पर तुरंत ऐप बनवाई है, तो मेरा ऐप का खर्चा आया है, मेरे को पीडीएफ वगैरह बनाने के लिए एक टीम भी रखनी पड़ रही है, यानी कि जो मुझे ये मटेरियल बना के रेडी करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर सकूं। समझ रहे हैं सर? तो इसलिए ये वैल्यू ज़्यादा नहीं है, आप इसको परचेज करिए। तो जिन्होंने परचेज नहीं किया है वो परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐप का, आप आराम से परचेज कीजिए। जो चीज़ मैंने प्रोमिस की है वो 100% कंप्लीट होगी, और जो परचेज कर चुके हैं उनको वहाँ पे पीडीएफ नहीं मिल रही होंगी। मैं एक बार ये भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, जो कोर्स को परचेज कर चुके हैं ना उनको पीडीएफ नहीं मिल रही होंगी वहाँ पे फिलहाल। तो पीडीएफ जो हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं यूट्यूब पे वो भी मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी हैं। तो इनकी जो पीडीएफ है ना प्रिंटेड फॉर्म में A4 साइज में, जिनकी आप प्रिंट निकलवा सकते हो, ये आपको कल शाम तक मिल जाएंगी, ठीक है। और जो बाकी कंप्लीट सब्जेक्ट की जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि 15 से 20 अक्टूबर के बीच में
मैं आपको कंप्लीट कोर्स की प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप जितनी ज़्यादा बार हो सके ना उनको अच्छे से बार 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 रिवाइज कर सकें। सर इससे बेस्ट आपके लिए मैं क्या करूं? आपको मैं एनसीईआरटी के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं, यानी कि आपके नोट्स भी मैं ही आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, और इन नोट्स के लिए एक अच्छी से अच्छी आप प्रैक्टिस कर सकें ये भी आपको मैं ही प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो सर इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूं बताइए आप? तो इसलिए आप ज़्यादा ना सोचते हुए जिन्होंने परचेज नहीं किया है वो परचेज कर लें, इससे कम सर मैं नहीं कर पाऊंगा। और मैंने आपको बताया 2 से 3 दिन बाद इसकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आपको टाइम मिल सकता है, अगर हो सकता है फिर से आपकी डेट इंक्रीज हो जाए एग्जाम की, अगर आपकी 1 महीने और डेट इंक्रीज हो गई ना तो इसी जो कोर्स की वैल्यू है वो आपकी 3000 चली जाएगी। आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है? तो जिन्होंने कोर्स को परचेज नहीं किया है आराम से परचेज करके, बेस्ट मटेरियल है, बार बार अच्छे से रिवाइज कीजिए आप, ठीक है? तो चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम पढ़ेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में। इसके बारे में, खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं, तो आप यकीन मानिए आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए खनिजों का वर्गीकरण। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं खनिज, तो खनिज भी आपके कई तरह के होते हैं, यानी कि मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके धात्विक खनिज हो गए, आपकी अधात्विक खनिज हो गए। धात्विक यानी जिनके अंदर लोहा होता है, जिनके अंदर आयरन होता है, उनको हम कहते हैं धात्विक खनिज, ठीक है? और जिनके अंदर लोहा नहीं होता उनको हम अधात्विक खनिज बोलते हैं। और साथ में आते हैं आपके ऊर्जा खनिज, यानी ऊर्जा मिनरल्स, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है? इनसे क्या मिलती है? आपको ऊर्जा मिलती है ना। तो देखिए ये इनको डिवाइड किया गया है, तो आपको एज इट इज इस टेबल को 100% याद रखना है, ठीक है? आपसे पूछा जा सकता है जैसे लोह औषक, तो लोह औषक होता है उसके बारे में पूछा जा चुका है, आपने पहले भी देखा होगा। तो देखिए धात्विक, धात्विक के अंदर आपको लोह धातु याद रखना है, जैसे जिसमें लोहे का अंश हो उसको हम बोलते हैं लोह धातु, यानी जिसके अंदर आयरन हो क्या कहेंगे? हम लोह धातु कहेंगे उसको। जैसे आपका लोह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, व कोबाल्ट। तो आपको याद रखना है ये आपके धात्विक खनिज के अंदर जो लोह धातु होते हैं ना उनके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल एंड कोबाल्ट। अगर हम धात्विक के अंदर बात करते हैं और उसके अंदर आते हैं आपके अहलोह, जिसके अंदर लोहा नहीं होता है, उसमें आप तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया और बॉक्साइट हो गया। और बॉक्साइट क्या है? आपको पहले भी पता है, ये आपके एल्यूमिनियम का ओर है। किसका? एल्यूमिनियम का, याद रखिएगा आप। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका एक आ चुका है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो आपको याद रखना है धात्विक के अंदर लोह धातु होती हैं, धात्विक के अंदर अहलोह भी आती हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। और इसी के अंतर्गत आपके बहुमूल्य खनिज भी आते हैं जो आपके धातु के होते हैं, जैसे आपका सोना हो गया, भी धातु है ना। आपकी चांदी हो गई, यानी कि मेटल तो है, प्लेटिनम आदि। तो आपको ये सभी याद रखने हैं कि जो धात्विक खनिज जो प्रॉपर्टी है, जो एक इसका जो बनाया गया है, तो धात्विक के अंदर आपकी लोह धातु भी आएंगी, अहलोह धातु भी आएंगी और आपके बहुमूल्य खनिज भी आएंगे जब हम इसको वर्गीकरण करते हैं, तो ठीक है? और उसके बाद बात आती है आपकी अधात्विक की। अब अधात्विक का मतलब क्या है? अधात्विक का मतलब ये है जो धातु से नहीं बने हैं, जैसे, ठीक है? जैसे अभ्रक हो गया, नमक हो गया, आपका पोटास हो गया, सल्फर हो गया, चुनाज्म हो गया, आपका चूना पत्थर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं हम, आपका संगमरमर तथा बलुआ पत्थर, ये सभी आते हैं आपके अधात्विक के अंदर, यानी कि ये धातु नहीं है लेकिन ये खनिज हैं। और उसके बाद आते हैं आपके ऊर्जा खनिज। अब ऊर्जा खनिज के अंदर आपका कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। तो आपको सिर्फ यही नाम याद रखने हैं, लेकिन इनको अच्छे से आप याद रखिए, आपके टिप्स पे ये याद होने चाहिए, इन चीज़ों को आप समझिए, ठीक है? तो खनिज का वर्गीकरण किया हमने धात्विक में, अधात्विक में और ऊर्जा खनिज में। धात्विक खनिज का 3 में कर दिया, लोह धातु में, अहलोह धातु में और बहुमूल्य खनिज के अंदर। और यहाँ पे जो अधात्विक है उसको अभ्रक में नमक, पोटास, सल्फर, चुनाज्म, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर। और ऊर्जा खनिज की बात करता है तो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा आप, ठीक है? तो अच्छे से चीज़ों को बार बार आप करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। भाई सीधा और सिंपल सा है, एक छोटी से छोटी चीज किससे बनी है? धातु से बनी है या फिर खनिज से बनी हुई है। जैसे आप नमक खाते हैं, क्या है? एक खनिज है ना। आप कुर्सी पे बैठते हैं, क्या है? एक धातु की बनी हुई है। तो यानी कि हर एक छोटी से छोटी चीज किसकी बनी है?
आपकी धातु से बनी है। अब बात आती है ये धातुएं आती कहाँ से हैं। ठीक है, चीजें तो धातुओं की बनी है, लेकिन ये कहीं से आती भी तो होंगी ना, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी यानी कि भूमि, परपटी का अंदर क्या होता है, या ऊपरी परत, यानी कि भूमि की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी भूप्रपटी है ना, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ये विभिन्न प्रकार के खनिजों के योग से बनी है। आपको याद रखना है, ठीक है। और इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही धातुएं निकाली जाती हैं। इन खनिजों का हम जब उपयुक्त शोधन करते हैं ना, तब निकलती हैं आपकी धातुएं, यानी कि अलग अलग। आप ऐसे समझिए जैसे पेट्रोल है। अब ऐसा थोड़ी ना है आपने जमीन को खोजा और नीचे आपका डायरेक्ट पेट्रोल निकलेगा, नहीं। आपका पेट्रोल ऐसा निकलता है, पेट्रोल रसायन निकलते हैं, और उनमें से जब हम अलग अलग ताप के ऊपर इनको क्या करते हैं, पकाते हैं ना, तब अलग अलग धातु आपकी निष्कर्षित होती है। जैसे कहीं पे आपको पेट्रोल मिल जाएगा, कहीं पे आपको क्या मिल जाएगी, प्राकृतिक गैस मिल जाएगी। इनको हम अलग अलग ताप पे संशोधित करते हैं। तो इसी तरह धातुओं का है, जो ये खनिज मिलते हैं ना, इन खनिजों को उपयुक्त शोधन करके ही इनसे धातुएं निकाली जाती हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है, यानी कि महत्वपूर्ण भाग है। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिजों से बने हैं। 100% राइट है, और प्रैक्टिकल चीजें हैं ये, इनको रटने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सुई से लेकर और एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज, सभी किससे बने हैं, आपके खनिजों से बने हैं। और खनिज ही तो हमने डिवाइड किए थे, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। तो धात्विक के अंदर क्या जाएंगे, आपका लोहा वगैरह ये सब आ जाएंगे। तो यानी कि ये खनिज है, आप इनमें डाउट में मत रहना। जब आप खनिज को देखते हैं ना, तो आपके माइंड में नमक आ जाएगा, लेकिन आपके माइंड में लोहा नहीं आ पाएगा। लोहा भी एक खनिज है, एक मिनरल है, क्योंकि खनिज को ही हम विभिन्न प्रॉपर्टीज के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे ये खनिज है, अब इस खनिज को ही तो डिवाइड किया था ना, धात्विक में, अधात्विक में, ऊर्जा खनिज में। तो आप याद रखना, जो मिनरल्स होती है ना, मिनरल्स के अंदर आते हैं सब, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज, ये सभी के सभी, ठीक है। और ये फिर आगे डिवाइड हो जाते हैं इनके अंदर, लोह में, अलोह में, बहुमूल्य में, इस तरह से। तो याद रखिए आप, एक एक चीज आपको माइंड में सेट होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी आपके खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित होती हैं। अब देखिए बार बार खनिज आ रहे हैं ना, तो अब आप समझ गए होंगे, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब जो लोह होते हैं ना, जो एल्यूमिनियम होता है, जैसे हवाई जहाज है, उसमें हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, हमने कल पढ़ा था, क्योंकि वो हल्का होता है। तो आप समझ गए होंगे एल्यूमिनियम भी क्या है, एक खनिज ही है ना, समझ गए आप। तो वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये सभी खनिज होते हैं। तो ये सभी चीजें खनिजों से निर्मित होती हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होती हैं। इसके द्वारा, धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों के द्वारा चालित होती हैं। यहां तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं, जिसे हम खाते हैं, ठीक है। भोजन है ना, उसके अंदर भी क्या होते हैं, खनिज होते हैं। जैसे नमक है, क्या है, आपका खनिज ही तो है ना। अब सीधा और सिंपल से आप भोजन बनाते हैं, उसमें नमक डालते हैं। अगर आप नमक नहीं डालेंगे, वो आपको अच्छा लगेगा, तो उसके अंदर भी क्या हुआ, आपकी खनिज की कुछ ना कुछ मात्रा हुई ना। बस वही चीज यहाँ पे बताई गई है। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। यानी कि हर जगह क्या किया गया है, आपके खनिजों का प्रयोग किया गया है। और एक क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव लेवल पे कि वो कौन सा खनिज है जिसका महत्व आपके स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर था। अगर आपको बोला जाए कि वो कौन सा खनिज है जिसका महत्व आपके स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर था, तो वो कौन सा था, आपका नमक। क्यों, क्योंकि गांधी जी ने नमक यात्रा की थी, आपको पता है, दांडी यात्रा, जो नमक कानून तोड़ो से रिलेटेड थी। तो बस हो गया आपका यही। या सोडियम भी लिखा मिल सकता है आपको, क्योंकि सोडियम किसको बोलते हैं, नमक को बोल देते हैं ना, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दंत मंजन, यानी कि आपका ब्रश हो गया। तो ब्रश के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं कि दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। आपको पता है कुछ खनिज, अब देखिए यहां से याद रखना आप कि वो कौन कौन से खनिज हैं जो स्वच्छता के अंदर काम आते हैं। आपको याद रखना है कुछ खनिज, जैसे सिलिका, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, ठीक है। आपका एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फेट क्या किस में काम आते हैं, आपकी स्वच्छता रखने में, यानी कि चीजों को साफ करने के अंदर आपके सिलिका, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फास्फेट जो खनिज है वह स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है, क्या, आपका फ्लोराइड। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी काफी बार ये पूछा जा चुका है। तो
तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा खनिज है जो दांतों को गलने से रोकता है। तो आपको फ्लोराइड बोल देंगे आप या फिर फ्लोराइड, क्योंकि ये फ्लोराइड नामक खनिज से ही बनता है। क्या? आपका फ्लोराइड। याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर दंत मंजन यानी जो आपके अधिकतर जो ब्रश होते हैं ना, वो टिटेनियम ऑक्साइड, इससे टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। आपके जो अधिकतर दंत मंजन है वो टिटेनियम ऑक्साइड से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? सफेद, यानी कि टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, जो कि आपके यूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? यूटाइल से, इल्मेनाइट से तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं आपके दंत मंजन। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, यानी कि जिनके अंदर चमक होती है, उनका कारण होता है अभ्रक। क्या होता है? आपका अभ्रक होता है। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक होता है। क्या होता है? अभ्रक। तो आपको याद रखना है कि जो कुछ दंत मंजन होते हैं जो चमकते हैं, तो उनका चमकने का कारण क्या है? तो आप याद रखिएगा, अभ्रक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से बनी होती है। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ तक जो खनिज थे ना, उनका महत्व समझा दिया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे टिटेनियम ऑक्साइड से क्या बनता है? सफेद बनता है दंत मंजन, ठीक है। और कौन कौन यूज होते हैं उसमें खनिज? आपके ये खनिज प्राप्त होते हैं। दंत मंजन अगर चमकदार है तो अभ्रक का यूज है, अभ्रक के वजह से है। जो टूथब्रश व ब्रश की ट्यूब है वह पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से बनती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब आगे बात आती है कि ये बताइए कि ये खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम अब उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। खनिजों के बिना जीवन की प्रक्रिया नहीं चल सकती। भाई सीधा और सिंपल सा है, क्योंकि हर कुछ क्या है? खनिज के ऊपर डिपेंड है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, बहुमूल्य पत्थर, सोना, चांदी, तो सीधा और सिंपल सा है, इनके बिना जीवन थोड़ी ना चलेगा। आगे देखिए। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है। हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का, यानी कि जो भोजन हम खाते हैं ना, उसका केवल 0.3% भाग ही खनिज है। लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में भी असमर्थ होंगे, ठीक है। यानी कि ये 0.3 है ना, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना जो 99.7% आपका जो भोजन बच गया ना, उसको भी आप सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। आप एग्जाम्पल एक नमक से ले लीजिए। सीधा और सिंपल से, आप रोटी बना रहे हैं तो आटे के अंदर आपने नमक मिलाया। आप सब्जी बना रहे हैं, उसके अंदर आप नमक मिलाएंगे, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हैं, अगर आप रोटी के अंदर नमक नहीं मिलाते हैं ना, तो आपको अलग ही स्वाद आएगा, आप खा भी नहीं पाएंगे। या सब्जी है, सब्जी में अगर आप नमक नहीं डालते हैं ना, तो सीधा और सिंपल से आप समझ जाएंगे तुरंत। तो एक नमक की कितनी ज्यादा वैल्यू है, एक चुटकी नमक की, चुटकी भर जो नमक होता है ना, उसकी ही वैल्यू आप समझ सकते हैं। तो इसलिए बताया है कि बेशक जो पौष्टिक उपभोग है ना, उनका 0.3% हो, लेकिन ये इतने ज्यादा गुणकारी हैं और इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 99.7% इतना ज्यादा जो भाग है ना, उसको भी वो असमर्थ कर देते हैं। याद रखिएगा आप। तो ये जो खनिज है, इनकी इतनी ज्यादा वैल्यू है हमारे भोज्य पदार्थों के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं खनिज है क्या, कि एक्चुअल में खनिज हम किन चीजों को बोलते हैं, हम उन चीजों के बारे में जानेंगे। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। क्या है? एक खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक क्या होती है? संरचना होती है। आंतरिक एक संरचना होती है, जैसे हीरा है, उसकी एक अपनी संरचना है। तो यानी कि यहां पर यह बताया गया है कि जो खनिज है ना, एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है और जिसकी अपनी एक आंतरिक संरचना होती है। आगे देखिए। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर जैसे हीरा हो गया, नरम जैसे चूना हो गया, ये सभी सम्मिलित होते हैं। यानी कि कठोर से लेकर आपके नरम तक। तो कठोर क्या होता है? हीरा, जिसका मैंने बताया ना, अपनी अपनी सबकी क्या है? एक आंतरिक अलग संरचना है। और उसके बाद नरम क्या बताया मैंने? चूना। तो कठोर हीरा व नरम चूना तक इसके अंदर सम्मिलित होते हैं खनिजों के अंदर। याद रखिए आप। अब बात करते हैं खनिज इतने विविध क्यों हैं। विविध का मतलब है ये अलग अलग टाइप के क्यों हैं। भाई एक जगह तो ये कठोर है इतने ज्यादा, और दूसरी जगह इतने ज्यादा नरम है जैसे चूना हो गया। तो इनमें इतना ये डिफरेंस क्यों है? इनके विविध या अलग होने का कारण क्या है? अब हम उस कारण के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चट्टानी खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। यानी कि जो चट्टानें होती है ना, उनके अंदर हमें खनिज मिलते हैं, तो जो खनिज के समरूप है ना, उनके तत्वों के यौगिक होती हैं आपके चट्टानें। यानी कि जो खनिज है वो चट्टानों के अंदर भी आपका पाया जाता है, ये याद रखना है आपको। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी होती हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए ना चूना पत्थर,
तो चूना पत्थर में कोई मिलावट नहीं होती, ये आपका एक ही प्रकार की चट्टान से बना होता है, यानी कि वो चट्टान जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, आपका चूना पत्थर ही मिलता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपात के अनेक खनिजों का योग है। जैसे कि यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ खनिजों की ही बहुतायतता है, यानी कि अधिकतर चट्टानों में सिर्फ और सिर्फ कुछ खनिज ही मिलते हैं। बेशक आपके 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की क्या है, बहुतायतता, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में वो मिलते हैं, ठीक है। बाकियों में बहुत कम मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। भाई सीधा और सिंपल सा है। अब नमक है, अब नमक कहाँ पर मिलता है, आपको समुद्र में मिलेगा। अब ऐसा थोड़ी ना नमक है वो आपको बर्फ वाली जगह पर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि नमक की अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपनी एक विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के अनुसार, उन भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों के अनुसार ही तो नमक आपको मिलेगा। सीधा और सिंपल सी बात ये है ना। तो इसलिए एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम होता है, यानी कि उन रासायनिक या वो जो भौतिक परिस्थितियां हैं ना उस समय की, उनके अकॉर्डिंग आपके खनिज बनते हैं। जैसे जमीन के नीचे क्या मिलेगा, आपको पेट्रोल मिलेगा। अब पेट्रोल आपको बर्फ में तो नहीं मिलेगा ना, ऊपर तो नहीं मिलेगा ना, धरती के ऊपर तो नहीं मिल सकता ना। तो हर किसी की अपनी अपनी एक भौतिक और रासायनिक परिस्थिति, भौतिक और रासायनिक कंडीशन होती है, और उसी के अकॉर्डिंग ये आपके बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग मिलते हैं, उनमें कठोरता होती है, उनमें चमक होती है, उनमें घनत्व होता है और विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। जैसे देखिए अलग अलग तरह के रंग हो गए, कठोरता हो गई। अब कठोरता किस में मिलेगी, आपको हीरे के अंदर मिलेगी। चमक देखिए आप किस में मिलेगी, आपको अभ्रक के अंदर मिल जाती है, ठीक है ना। चमक आपको सोने में मिल जाएगी चमक। तो ये खनिज तो अलग अलग है ना। क्या है, आपका जो सोना है वो आपका नरम पड़ता है, जबकि जो आपका हीरा है वो क्या है, कठोर है। तो प्रॉपर्टी अलग हो गई। तो इसलिए बताया गया है इनका जो घनत्व है, जो विविध क्रिस्टल है, इनके अनुसार इनकी संरचना अलग अलग होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो सामान्य व वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। यानी कि सामान्य और जो व्यापार होता है ना, व्यापार की दृष्टि से जो खनिज है उनको हम निम्न भागों के अंदर बांट सकते हैं। अब वो कौन कौन से भाग हैं देखिए आप, ये मैं आपको करवा चुका हूं। ये इन भागों में बांटा गया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जो खनिज है उनको सामान्य और व्यापारिक यानी कि व्यापार की दृष्टि से हम इन में बांटते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे खनिज है उसको बांटेंगे हम धात्विक में, अधात्विक में और ऊर्जा खनिज के अंदर। सीधा और सिंपल सा है। अब धात्विक है तो धात्विक को भी किसमें, एक तो लोह धातु हो गई और एक जिसके अंदर लोहा धातु नहीं होता, और एक आ जाएंगे आपके बहुमूल्य खनिज। अब लोह धातु में कौन कौन से, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। और उसी तरह हम धात्विक की बात करते हैं तो आपका एहलो हो गया, यानी कि तांबा, सीसा, जस्ता और बाक्साइड, यानी इनके अंदर क्या नहीं होता, लोहे की मात्रा नहीं होती। अगर हम बहुमूल्य खनिजों की बात करते हैं तो सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि हो जाएगा। और इसी तरीके से जब खनिज को हम अधात्विक की तरफ लेके जाते हैं तो आपका अभ्रक। तो आपसे पता है कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। अब वहां पे क्या दे देंगे, वो आपको दे देंगे एक तो लोहा। अब लोहा पढ़ते ही तो आप समझ जाएंगे कि तो अरे धात्विक है क्योंकि लोहा धातु होती है, हमें पता है। उसके बाद दे देंगे वो शीशा। आप शीशे के अंदर क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, यार शीशा कोई धातु थोड़ी ना है, धातु तो कठोर होती है। क्योंकि आपके माइंड में इन चीजों को लेकर गलतफहमियां हैं, आपको इनकी अच्छे से प्रॉपर्टीज नहीं पता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इसलिए ही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वहां पे अभ्रक दे देगा, तो जैसे ही आपने अभ्रक पढ़ा, सीधा और सिंपल सा है, हो सकता है आप इसको खनिज में लगा दें, खनिज में मतलब धात्विक खनिज के अंदर लगा दें, लेकिन होता कैसा है ये आपका अधात्विक होता है। जैसे संगमरमर है तो संगमरमर में 100% चांसेस हैं आप इसको धात्विक के अंदर लेके जाएंगे, लेकिन ये क्या है आपका अधात्विक होता है। तो आप इस टेबल को अच्छे से याद रख लेना, कौन से धात्विक हैं, कौन से अधात्विक हैं और कौन से आपके ऊर्जा खनिज हैं। ऊर्जा खनिज तो ठीक है, इजी है कि आप समझ जाएंगे, इनसे आपको ऊर्जा मिलेगी। जैसे कोयले से ऊर्जा मिलती है, आपकी बिजली बनती है, पेट्रोल है, गाड़ियां चलती हैं, ऊर्जा मिलती है, प्राकृतिक गैस है, हम घर में खाना भी बनाते हैं आजकल, तो क्या है वो आपके सभी ऊर्जा खनिज है। तो ये चीजें आसान है, आप इनको बस अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए। आगे बढ़ते हैं। खनिजों की उपलब्धता, यानी कि खनिज कहां कहां पे आपके उपलब्ध हैं, कहां कहां पे ये पाए जाते हैं। तो देखिए सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। अब ये अयस्क क्या होता है,
अयस्क क्या होता है? अयस्क, आप अयस्क को इस तरीके से समझिए, अयस्क जो होता है ना, इसके अंदर विभिन्न तत्व होते हैं, भिन्न 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 भिन्न, यानी कि कंप्लीटली एक तरह का ये मिश्रण होता है। और इस मिश्रण के अंदर से जो अलग अलग तत्व होते हैं ना, अलग अलग जो धातु होती है ना, वो आपकी निकाली जाती है। तो ये कंप्लीट एक मिश्रण होता है। तो देखिए, किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। आ गया ना आपका, इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व और विभिन्न प्रकार के क्या अवयव, इनका मिश्रण होता है आपका अयस्क। ठीक है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। अब देखिए, खनन, खनन का मतलब खोदना, सीधा और सिंपल सा है। तो वहां पे खनन किया जा रहा है, तो ये बताया गया है जो खनन है ना, उसका आर्थिक महत्व, यानी कि वो जभी लाभपूर्ण है जब वहां पे जो अयस्क मिल रहे हैं ना, उसमें जो खनिज हमें चाहिए ना, वो वहां पे अगर पर्याप्त मात्रा में है, तभी वहां पे खनन करने का फायदा है, वरना खनन करने का फायदा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण व संरचना पर निर्भर करती है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। भाई सीधा और सिंपल सा है। भाई आप खनन क्यों करेंगे खनिजों का? जब आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगी एग्जैक्ट तभी करेंगे ना। तो खनिजों के खनन की जो सुविधा है ना, वो इसके निर्माण पर और इसकी संरचना पर निर्भर करती है कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी हम उनका खनन करते हैं। और जो खनन सुविधा है इसके मूल्य को निर्धारित करती है। खनन सुविधा का मतलब क्या हो गया? भाई सीधा और सिंपल सा है, यहाँ पे कोई खान है और यहाँ पे आप खनन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने खनन करके, ठीक है, आपने अयस्क निकाल लिया। अब यहाँ से आपको अयस्क लेके जाना है किसी फैक्ट्री में जहाँ पे आप इसको शुद्ध करेंगे। अब वो फैक्ट्री बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे आए आप, और एक फैक्ट्री यहाँ पे एकदम पास में है। तो आप खुद बताइए, इसके अंदर जो मूल्य निर्धारित होगा वो कैसे होगा? भाई ये पास में है, तो यहाँ पे ले जाने के लिए कम रुपए लगेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस अयस्क की वैल्यू रख देंगे। और एक आपको यहाँ से और यहाँ तक ले जाना है, यानी कि यहाँ पे आप लंबा ट्रैवल करेंगे, तो सीधा और सिंपल सा है, आपको ज्यादा रुपए की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा आपका खर्चा आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू क्या करेंगे? निश्चित करेंगे। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है, जो खनिजों के खनन की जो सुविधा है ना, इसके निर्माण और इसकी संरचना पर निर्भर करती है, और खनन सुविधा इसके मूल्य को क्या करती है? निर्धारित करती है। आपको याद रखना, ये लाइन याद रखना, जो खनन सुविधा है वो इसके मूल्य को निर्धारित करती है। आगे बढ़ते हैं। अतः हमारे लिए मुख्य समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये खनिज पाए कहां पर जाते हैं, ये खनिज पाए जाते हैं। आगे बढ़िए। खनिज प्राय निम्न सेल समूह में से प्राप्त होते हैं। यानी कि सेल किससे प्राप्त होते हैं? आपकी सेलों से प्राप्त होते हैं क्या? आपके खनिज। ठीक है, जैसे आपकी आगन्य तथा कायांतरित सेल हो गई। अब इनके बारे में प्रॉपर्टी बताई गई है। आगन्य और कायांतरित सेल, यानी कि जो कायांतर, यानी कि जो बदलती रहती हैं। तो देखिए आप, खनिज दरारों, जोड़ों व भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। अब देखिए दरारें, अब मैंने आपको एक बताई थी एक बात, अब जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है ना, यानी कि दक्षिण का जो भारत है, दक्षिण के भारत के अंदर जब हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जो दक्षिण का भारत है ये कहीं ना कहीं किससे बना है? आपके लावा से बना है। मैंने बताया था यहाँ पे क्या मिलती हैं? दरारें मिलती हैं। जैसे कर्नाटक के अंदर धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है किससे बनी है? आपके लावा से बनी है। अब उनका रीजन क्या है? तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि जो खनिज है वो दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विद्रोह में पाए जाते हैं। कहाँ पे? जो आगन्य और कायांतरी चट्टानों में जो मिलते हैं ना, उनके बारे में बताया है। तो छोटे जमाव सिराओं के रूप में और वृद्ध जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। अब छोटे जमाव सिराओं के रूप का मतलब क्या हो गया? भाई सिराएं का मतलब ये हो गया कि एक तरह से ऐसे लंबी सी नलियां होंगी उसी के रूप में, या फिर व्रत जमाव परत के रूप में, यानी कि पूरी की पूरी परत जमी मिलेगी आपको खनिजों की, इस तरह से। तो ये दो रूपों में आपको मिलते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल तथा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं और ऊपर आते ही ये ठंडे होकर जम जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके आगन्य तथा कायांतरी चट्टानों से प्राप्त खनिज। आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुख्य धात्विक खनिज जैसे आपका जस्ता हो गया, तांबा हो गया, आपका जिंक हो गया, सीसा आदि इसी तरह के सिराओं व जमाओं से प्राप्त होते हैं। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सिराओं व जमाओं से प्राप्त होने वाले धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? आपका जस्ता हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया और आपका सीसा हो गया। तो ये सारे के सारे चारों आपको याद रखने हैं। किससे मिलते हैं? सिराओं व जमाओं से, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों से। अब ये अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? तो देखिए, अवसादी चट्टानों के खनिज खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। यानी कि ये भी किस में मिलते हैं? आपको परतों के रूप में मिलते हैं। इनकी भी परत जमी मिलती है आपको।
इसके अवसादी चट्टानों से जो खनिज बने होते हैं, इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। अब देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, आपको याद रखना है। देखिए आपको एक एक चीज का मतलब पता होना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है कि इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण। अब आपको पता होना चाहिए निक्षेपण का मतलब क्या होता है। निक्षेपण को इंग्लिश में बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है जब कोई गैस होती है ना, और वो क्या बन जाए, गैस फॉर्म में थी और वो बन जाए ठोस, तो इसका मतलब हो गया उसका निक्षेपण हो गया, उसका डिपोजिशन हो गया है। जैसे आप क्या बोलते हैं कपूर, अब कपूर का एग्जांपल लीजिए। जैसे कपूर है, अब वो वाष्प के रूप में है, अब उसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ठंडा होने के बाद क्या बन जाता है, आपका ठोस रूप में बन जाता है। तो क्या हो गया, उसका निक्षेपण हो गया ना, उसका डिपोजिशन हो गया ना। तो निक्षेपण, संचयन का मतलब होता है स्टोरेज, यानी एकत्र करना, इकट्ठा करना। तो निक्षेपण, संचयन व जमाव, जमाव का मतलब तो अपने आप में स्टोरेज होता ही है। तो इन सभी का परिणाम होता है। तो कौन से खनिज, आपके जो अवसादी चट्टानों के अंदर मिलते हैं, ये वाले खनिज। अब आगे बात करता है कोयले की। तो आप कोयले के बारे में एक बात को समझिए। यहाँ पे बात हो रही है कोयला। तो जो कोयला होता है ना, कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक उष्मा व दबाव का परिणाम है। किसका परिणाम है, अत्यधिक उष्मा व दबाव का परिणाम। अब आप सभी को पता है कोयला कहाँ से मिलता है, आपकी धरती से निकलता है, और धरती में नीचे से निकलता है, गहराई से। तो किसका परिणाम हो गया, आपकी उष्मा का, यानी कि गर्मी से, और आपके दबाव का, उनके दबाव से और उष्मा से दबाव पड़ने पर बनता है आपका कोयला। और किससे मिलता है, आपके अवसादी चट्टानों से। तो आपको याद रखना है कि आपके कौन कौन सी चीजें, आपका कोयला हो गया, किसका परिणाम है, अवसादी चट्टानों से मिलता है, हमें याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अवसादी चट्टानों में दूसरे श्रेणी के खनिजों में आपका जिप्सम हो गया, पोटास हो गया, नमक हो गया, व सोडियम, ये सभी सम्मिलित होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अवसादी चट्टानों से मिलने वाले कौन कौन से खनिज होते हैं, इन चीजों को आप याद रखिएगा। अवसादी चट्टानों से मिलने वाले खनिज कौन कौन से होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अवसादी चट्टानों से मिला है, तो कौन सा, आपका जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम किससे मिलेगा, आपको अवसादी चट्टानों से मिलेगा। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। कैसे होता है, शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है इनका निर्माण विशेषकर, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे है खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। अपघटन का मतलब क्या होता है, नष्ट होना, धीरे धीरे खत्म होना। तो जो धरातल के ऊपर चट्टानें पाई जाती है ना, उनके अपघटन के कारण भी क्या मिलते हैं, हमें खनिज मिलते हैं। अब जैसे कि चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात आयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं, जैसे बॉक्साइड। तो जो बॉक्साइड है ये आपके धरातलीय चट्टानों के अपघटन का एग्जाम्पल है। आपको याद रखना है किसका, और है ये आपके एल्यूमिनियम का। आपको ये चीज मैं बता चुका हूं पहले भी। तो आपको याद रखना है कि धरातलीय चट्टानों के अपघटन से प्राप्त होने वाला खनिज कौन सा है, आपका बॉक्साइट है। आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जो जलोढ़ जमाव होता है ना, उसके द्वारा बना हुआ खनिज। यानी कि आप ये देखिए, मैंने एक बात बताई थी, जब है ना हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत से कोई भी चीज बह के आती है तो नीचे तल में जमा हो जाती है ना। जहाँ पे हिमालय पर्वत खत्म होता है वहां पे तल पे अंदर जमा हो जाती है ना। तो सीधा और सिंपल सा है, जैसे हिमालय पर्वत से नदी आई, अब नदी अपने साथ क्या लेके आई, खनिज तत्व लेके आई। धीरे 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 यहाँ पे जलोढ़ जमाव की बात हो रही है, तो वो क्या करेगी, अपने जहाँ पे जा रही है ना, वो उस रास्ते के अंदर हल्के हल्के खनिज को छोड़ती हुई जाती है इस रूप में। तो वहां पे उसको बोला गया है रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में जो खनिज पाए जाते हैं ना, वो आपके पहाड़ियों के धरातल तथा घाटी तल की रेत होती है। और इन्हें हम बोलते हैं प्लेसर निक्षेप। क्या बोलते हैं, प्लेसर निक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसर निक्षेप। आप याद रखिएगा क्या बोलते हैं इन्हें, हम प्लेसर निक्षेप बोलते हैं। आप फिर से सुनिए, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव से जो खनिज पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लेसर निक्षेप। क्या बोलेंगे, प्लेसर निक्षेप बोलेंगे। देखिए एक छोटी से छोटी जो चीज है ना, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। एक छोटी से छोटी लाइन का जो मतलब है ना, वो आपका पता होना चाहिए। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, पढ़ना उसी को कहते हैं जब आपको एक छोटी से छोटी लाइन का मतलब भी पता हो। तो यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि जो जलोढ़ जमाव होता है ना, वो आपका प्लेसर निक्षेप कहलाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए प्लेसर जो निक्षेप है ना, वो कहते किसको हैं, तो हम वो समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लेसर निक्षेप, मैंने नोट लगा के ये आपको बता दिया है कि प्लेसर निक्षेप कहते किसके हैं। तो कहते हैं, समझिए आप, प्लेसर निक्षेप या फिर प्लेसर्स
मूल्यवान खनिजों का संग्रह होता है, यानी कि मूल्यवान खनिज उनका संग्रह, उनका क्या हो गया, इकट्ठा होना, संग्रह होता है जो स्वाभाविक रूप से अतिभार, धारा तलछट या समुद्र तट सामग्री में सांद्रित होता है। अब धारा तलछट का मतलब क्या है, यानी कि धारा के द्वारा लाया गया। समुद्र तट सामग्री में यानी कि समुद्र तट के ऊपर जो भी सामग्री होती है ना बिखरी हुई, वो रेत हो गई या कोई भी खनिज हो गया, मिट्टी हो गई, तो उनके अंदर मिला हुआ होता है आपका प्लेसर निक्षेप। यानी कि कहने का मतलब वही चीज आ गई ना, जब ऊपर से आपकी नदी बह के आई और नीचे ये समुद्र तट तक पहुंची, तो बीच के अंदर बहते हुए इसने क्या किया, आपके यहाँ पे जलोढ़ मैदान बनाया और उसमें विभिन्न प्रकार के जो खनिज है ना उनको इकट्ठा किया। तो समुद्र तट के आसपास ये खनिज ज्यादा इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर वही बात आपकी बताई गई है, प्लेसर निक्षेप या प्लेसर्स मूल्यवान खनिजों का संग्रह है जो स्वाभाविक रूप से अतिभार, तालाछट या समुद्र तट सामग्री में क्या होते हैं, आपके संदर्भित होते हैं। आगे देखिए, खनिज यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय के द्वारा, अपक्षय क्या होता है, किसी भी चीज का क्या होना, अपर्दन होना, खराब होना, रासायनिक अपक्षय के द्वारा ठोस चट्टान से मुक्त होते हैं। फिर वे आमतौर पर जल या वायु की क्रिया के द्वारा अंतिम विश्राम स्थल तक स्थानांतरित हो जाते हैं। देखिए कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बता दिया था कि वो आमतौर पर जल के द्वारा, भाई नदी क्या थी, नदी में जल होता है ना, तो जल के द्वारा वो अपने निश्चित स्थान तक पहुंच जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्लेसर्स निक्षेप। याद रखिएगा आप, इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते, यानी कि जल का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जल के द्वारा ये खराब नहीं होते हैं। और इनमें कौन कौन से आते हैं, आपके सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से प्लेसर्स निक्षेप वाला खनिज नहीं है या प्लेसर निक्षेप खनिज नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा है, आपका सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम, ये आपके प्लेसर्स निक्षेप वाले हैं। अगर इनके अलावा आपको कुछ भी मिलता है तो वो आपका प्लेसर निक्षेप वाला नहीं होगा, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम होती है, सार्थकता कम होती है। पर विस्तृत होने के कारण यानी कि ये बहुत बड़े रूप में फैले होते हैं। पर जो महासागर है, महासागर कोई छोटे थोड़ी ना होते हैं, पता नहीं अनंत तक इनका होता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि महासागर कितने बड़े बड़े होते हैं। तो ये व्यापक रूप से विस्तृत होते हैं, बहुत ज्यादा दूर तक फैले हुए होते हैं, तो इसलिए आप इनके ऊपर कितना पैसा लगा दोगे इनको ढूंढने में आप, तो ये आर्थिक रूप से सार्थक नहीं होते। लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर हम नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री जल से ही प्राप्त करते हैं। प्रग्रहित का मतलब होता है ड्राउड करना, यानी कि निकालना, यानी कि प्राप्त करना। तो इनमें से जो सामान्य तक होते हैं वो हम जैसे नमक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन हो गया, ज्यादातर समुद्री जल के द्वारा ही प्रवाहित किए जाते हैं, यानी कि प्राप्त किए जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे देखिए, महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथियों यानी कि नोडुल्स में बनी होती है। अब इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जो महासागरीय तली है ना, महासागर की जो तली होती है नीचे, वहां पे क्या मिलती हैं, आपकी मैग्नीज ग्रंथियां मिलती हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि महासागरीय जल में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन और आपकी मैग्नीज की ग्रंथियां, ठीक है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए प्लेसर्स के अंदर, तो सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम। और पीछे मैं आपको आग्नेय चट्टानें बता चुका हूं, अवसादी चट्टानें भी बता चुका हूं, तो यही आपके टाइप होते हैं, ठीक है। तो देखिए आज के सेशन में आपका इतना ही था। वीडियो को अच्छे से बार बार आप रिवाइज कीजिए, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आपको 100% हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको करना इतना है कि लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करने पर ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, आपका थैंक यू।